गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। कल का जो लेक्चर था हमारा, देयर वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को हमने कवर किया था। ओके और जैसे मैंने बोला था कि आज हम स्टार्ट करेंगे द सेकंड टाइप ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, when you talk about the structure or the meaning of eukaryotic cell, here the word you, it means true or good। ये जो वर्ड पहला यहां पे है EU, ओके, प्रोनाउंसिएशन इज यू, इसका मीनिंग है ट्रू और गुड। और जो कैरी ऑन होता है KARYON, ओके, दिस मीन्स अ न्यूक्लियस। सो सिंपल, द सेल हैविंग ट्रू और गुड न्यूक्लियस और द सेल इन विच न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, then this kind of cell is known as eukaryotic cell। और ये जो आपका eukaryotic cell है, इसमें अगर हम एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे तो आपका जो प्लांट सेल होता है, बाद में आपका जो एनिमल सेल है, ओके, या फिर द सेल्स ऑफ फंगाई, ये सारे जो सेल्स है दे आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो फिलहाल तो हम इंटरेस्टेड है इन स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। दोनों को हम एक साथ स्टडी करने वाले हैं, ओके। लेकिन एक्चुअली इसमें कुछ पॉइंट्स कॉमन रहने वाले हैं, मतलब कुछ पार्ट्स जो है वो दोनों सेल्स में कॉमन है। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये कौन से हैं, जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ओके, इन द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले तो एक रफली डायग्राम बना लेते हैं इस साइड में। अगर प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम ड्राइंग हियर अ प्लांट सेल, तो रफली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, ओके, दिस कैन बी कॉल्ड एज सेल वॉल। इसको सेल वॉल हम बोल सकते हैं, ओके। तो यहां पे लेबल कर देते हैं, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर में दिखा है इसको हम सेल वॉल बोल रहे हैं। सेल वॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। यहां पे आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, दीज कैन बी कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। किस पार्ट का क्या फंक्शन है ये समझ में आएगा, डोंट वरी, ओके। यहां पे भी प्रेजेंट होंगे, हियर आल्सो आई कैन शो हियर, ओके, लाइक दिस। देन अभी अंदर के साइड में आपको यहां पे मिल जाएगा न्यूक्लियस। तो ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो ये सिंपल आपका न्यूक्लियस है। यहां पे कुछ गैप्स हम शो करेंगे, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा व्हेन विल स्टडी द न्यूक्लियस, ओके। और इसी के कंटिन्यूएशन में बाहर के साइड में आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ओके। ये जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये जो डार्क बॉडी आपको दिख रहा है इसको मैंने बोला था न्यूक्लियोलस, ओके। तो लेबल करते जाते हैं। यहां पे आपको मिल रहा है न्यूक्लियोलस, बाद में अंदर के साइड में ये जो आपको डॉटेड पोर्शन मैंने दिखाया है, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। यहां पे अंदर एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होगा, दिस कैन बी कॉल्ड क्रोमैटिन, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर्स मैं अभी शो कर रहा हूं यहां पे, ये एक्चुअली राइबोसोम्स है जो डॉट है, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके। उसके बाद एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको यहां पे मिल जाएगा, दिस कैन बी कॉल्ड एज वैक्यूल, ओके। यहां पे एक और स्ट्रक्चर शो कर देता हूं, दिस स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। देन यहां पे ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दिस कैन बी कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। एंड फाइनली यहां पे एक और स्ट्रक्चर हम शो कर देते हैं, and this structure is nothing but the chloroplast। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ओके। एंड फाइनली ये जो बीच में बचा हुआ पोर्शन है जो मैं अभी डॉटेड पार्ट से शो कर रहा हूं, दिस कैन बी कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। एंड दिस इज अ रफ डायग्राम और आउटलाइन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट और जैसे मैंने बोला एनिमल सेल को हम एक साथ स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट हम स्टडी करेंगे, that part is cell wall, okay। सबसे पहला पोर्शन में स्टार्ट कर रहा हूं जो सेल वॉल है। तो मीनिंग ऑफ सेल वॉल, इट्स वेरी सिंपल, इट इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग अराउंड द प्लांट सेल। प्लांट सेल जो होती है एक सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग से कवर्ड होती है, और इस सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग को आपको बोलना है सेल वॉल, ओके।
द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल मे बी थिक एज वेल एज रिजिड। स्ट्रक्चर जो है वो थिक होता है, रिजिड का मतलब द स्ट्रक्चर इज हार्ड, हार्ड स्ट्रक्चर है, फ्रॉम और एक्चुअली 0.1 नैनोमीटर टू सेवरल नैनोमीटर इन थिकनेस। इस सेल वॉल का जो थिकनेस है मिनिमम 0.1 नैनोमीटर टू सेवरल मतलब कुछ और नैनोमीटर्स तक हो सकता है। ओके, अभी आप बोलेंगे सर ये नैनोमीटर क्या होता है, इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे। आपको जब सेल का स्ट्रक्चर आप स्टडी कर रहे हो या फिर हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स हम स्टडी कर रहे हैं तो उनके मेजरमेंट्स के लिए हम कुछ यूनिट्स यूज करते हैं। आपको पता होगा कि कुछ चीजें हम मिलीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे चीजों को जो हमको दिख रही है नेकेड आई से। लेकिन अगर हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो एज एवरीबॉडी नोज इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, नेकेड आई को तो विजिबल नहीं है। तो इतने छोटे स्ट्रक्चर्स के अगर हमको लेंथ कैलकुलेट करने हैं, थिकनेस कैलकुलेट करना है तो वी कैन यूज सम यूनिट्स। उसमें जो सबसे पहला यूनिट होता है वो होता है माइक्रोमीटर, ओके, या फिर मिली माइक्रोन। सो 1 माइक्रोमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर्स। एग्जैक्टली क्या होता है, बहुत सिंपल है। मतलब मान लो कि मेरे पास ये 1 मीटर का लेंथ है, दिस इज 1 मीटर, यहां पे 10 का पावर 6 है, तो 10 के ऊपर हम लगा देंगे 6 जीरोस और इतने पार्ट्स में इस 1 मीटर को मैं डिवाइड कर दूंगा। ये जो फिगर आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा है 10 के ऊपर मैंने 6 जीरोस ऐड किए हैं और इतने सारे पार्ट्स में मैंने 1 मीटर को डिवाइड कर दिया है इक्वल पार्ट्स में, और जो एक छोटा सा पोर्शन बनेगा वो रहेगा आपका 1 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर का मीनिंग समझ में आना चाहिए। उसके बाद अभी यहां पे मैंने यूज किया है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर जो है इट इज 10⁻⁹ मीटर। सेम थिंग है, सिर्फ 3 जीरोस और बढ़ जाएंगे। ओके, उतने पार्ट्स में आपको 1 मीटर में डिवाइड करना है, जो एक छोटा सा पोर्शन फॉर्म होगा वो होगा 1 नैनोमीटर। एंड फाइनली लास्ट यूनिट आपको याद रखना है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये जो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। मतलब 10 के ऊपर 10 जीरोस लगेंगे, उतने इक्वल पार्ट्स में हम 1 मीटर को डिवाइड कर देंगे और जो एक छोटा सा पोर्शन होगा उसका वो होगा आपका 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये है यूनिट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट। मतलब जो चीज माइक्रोस्कोप के नीचे दिख रही है उसको शायद हम माइक्रोमीटर में मेजर कर सकते हैं या फिर नैनोमीटर में मेजर कर सकते हैं या फिर हम उसको एंगस्ट्रॉम यूनिट में मेजर कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि आपकी जो सेल वॉल है इट इज थिक, rigid, 0.1 nanometer to several nanometer in thickness. Now, we are interested in the chemical composition of cell wall. Cell wall का हमको chemical composition study करना है, तो सबसे पहले it is going to depend on the structure, type and function of cell. वो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप की सेल है और वो सेल का एग्जैक्टली फंक्शन क्या है, अकॉर्डिंगली उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा। लेकिन ये जो आपकी सेल वॉल है इट इज केमिकली मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। मैंने शायद इसका मीनिंग आपको बताया था, फिलहाल तो इतना ही ध्यान में रखो, पॉलीसैकेराइड्स आर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो बहुत सारे शुगर यूनिट्स एक दूसरे के साथ जब जुड़ जाते हैं तब जाके आपका पॉलीसैकेराइड फॉर्म होता है। ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। फिलहाल पॉलीसैकेराइड्स आर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपकी सेल वॉल जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। तो इसमें कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, तो मेन जो है इट इज सेल्यूलोज, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलोज के साथ आपको हेमीसेल्यूलोज मिल सकता है। ओके, बाद में कुछ सेल्स है जहां पे आपको पेक्टिन मिल सकता है। देयर आर सम सेल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सुबेरिन, ओके, एंड देयर आर सम सेल्स व्हिच मे कंटेन लिग्निन। ये जो सारे नाम मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, सुबेरिन एज वेल एज लिग्निन, ऑल आर द टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ये सारे पॉलीसैकेराइड्स के टाइप है। मैंने बोला कि सेल में सेल्यूलोज तो होने वाला है लेकिन उसके साथ इसमें से और कुछ एडिशनल मटेरियल्स हो सकते हैं। मतलब सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन हो सकता है या फिर सुबेरिन हो सकता है या फिर लिग्निन हो सकता है। दिस विल डिपेंड ऑन द टाइप एंड द फंक्शन ऑफ सेल। ओके, नाउ ये जो आपका सेल वॉल है दिस विल बी एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब हम जो सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं ये पार्ट सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में ये टोटली एब्सेंट होता है। तो यहां पे दो कंसेप्ट हम डेवलप कर सकते हैं। वन में आस्क यू आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, तो आपका आंसर आ जाएगा सेल वॉल।
वन में आस्क यू द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। अगर सेल वॉल को हटा देते हैं तो अंदर के साइड में आपको मिल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सिंपल। ओके, देन वी डील विद नाउ फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। एग्जैक्टली क्या फंक्शन है? तो ये सबसे सिंपल सा चीज है। सबसे पहला पॉइंट, तो सेल वॉल जो है इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। सेल को ये रिजिडिटी मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करेगा। दूसरी चीज, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलने वाला है। देन इट गिव्स अ डेफिनाइट शेप टू द सेल, मतलब आपके सेल को रिजिडिटी, सपोर्ट, शेप, ये सारी चीजें प्रोवाइड करने का जो काम है, दिस इज डन बाय सेल वॉल। एंड दिस सेल वॉल आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। मतलब अगर बाहर से कोई मटेरियल मुझे सेल के अंदर भेजना है, या फिर सेल में जो कुछ मटेरियल बने हैं वो अगर सेल से बाहर आने हैं, तो इस ट्रांसपोर्ट में भी आपको सेल वॉल मदद कर सकती है। तो ये आपके यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में हम पहला पॉइंट कवर कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सेल वॉल। इसमें और कुछ लेयर्स होते हैं, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं कि फिलहाल ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन के बाद हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब इसमें प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल होती है, मिडल लैमेला शायद आपने सुना होगा, ये भी सारी चीजें हैं, लेकिन आज हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ओके, हम सिर्फ रफली स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या पार्ट्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहला पोर्शन जो मैंने बताया, पहला पॉइंट मैंने बताया, these are the semi transparent covering around the plant cell. Okay, it is thick, rigid, the thickness may vary from 0.1 nanometer to several nanometers. Okay, then chemical composition of cell wall will vary or change according to the type and function of the cell, but it is composed of polysaccharides. कौन से polysaccharides वहां पे present है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्यूलोज। Along with cellulose, it may contain hemicellulose, pectin, suberin as well as lignin. एनिमल सेल्स में आपका सेल वॉल एब्सेंट होता है। एंड फाइनली उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे कि इट विल प्रोवाइड रिजिडिटी, देन आफ्टर सपोर्ट, अ डेफिनाइट शेप, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, दैट इज नथिंग बट द सेल वॉल। अभी दूसरे पार्ट के साथ डील करने की कोशिश करेंगे, और इसमें जो सेकेंड पार्ट है आपका, दैट इज नथिंग बट योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो फिलहाल के लिए डायग्राम को हटा देता हूं, सो दैट वी कैन स्टडी दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी वेल और प्रॉपरली। ओके, सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है, दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इसको आप सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, या फिर इट कैन बी आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लेमा। तीन नाम है उसको, तीनों आपको पता होने चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं तो सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, नहीं तो आप उसको प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हो। ओके, एंड ईच एंड एवरी सेल इज एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। हर सेल जो होती है वो बाहर से कवर्ड होती है सेल मेम्ब्रेन से। एनिमल सेल में तो ये आउटर बाउंड्री है, सिर्फ प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमने देखा एक और कवरिंग होती है जो सेल वॉल है। ओके, लेकिन माय पॉइंट इज ईच सेल विल बी एनक्लोज्ड बाय दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and it is going to act as either selectively permeable or semi permeable membrane। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये या तो सिलेक्टिवली परमिएबल हो सकता है या फिर सेमी परमिएबल भी हो सकता है। ये भी सेल के टाइप और फंक्शन के हिसाब से वैरी करने वाला है। ओके, अभी ये क्या होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, वापस एक बार बता देता हूं। अगर मान लो कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, इस साइड में भी एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, अपोजिट साइड में भी आपका सॉल्यूशन है। मैंने बताया था दो चीजें होती है, एक आपका सॉल्वेंट है और दूसरा आपका सोल्यूट है। अगर मेम्ब्रेन को दोनों क्रॉस कर सकते हैं, सॉल्वेंट भी और सोल्यूट भी, तो वो होता है फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट उसको क्रॉस कर रहा है तो वो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और सॉल्वेंट के साथ कुछ सिलेक्टेड सोल्यूट भी अगर उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे हैं तो ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो फिलहाल अगर सिर्फ सॉल्वेंट पास होगा तो सेमी परमिएबल, सॉल्वेंट के साथ अगर कुछ सिलेक्टेड सोल्यूट भी पास होंगे तो उसको हम बोलेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है, इट कैन एक्ट एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, एंड ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिस इज केमिकली मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स। केमिकली ये लिपिड और प्रोटीन के मिक्सचर से बना है।
दैट्स व्हाई द वर्ड यू हियर लिपोप्रोटीन्स। लिपो का मतलब लेना है लिपिड्स, आगे आपने लिखा हुआ है प्रोटीन्स, तो ये लिपिड्स और प्रोटीन का मिक्सचर है। नाउ द पॉइंट इज देयर आर मेनी डिफरेंट मॉडल्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है या फिर जो मॉडल हम स्टडी करने वाले हैं, दैट मॉडल इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इसको आपको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बोलना है। दिस इज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, सिंगर एंड निकोलसन, समथिंग अराउंड इन 1972। 1972 में ये दो साइंटिस्ट है, सिंगर एंड निकोलसन, and I am telling you they proposed this fluid mosaic model to explain the structure of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज सैंडविच टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अभी सैंडविच हम सबको पता है, सबने खाया भी होगा। सैंडविच में जनरली ब्रेड के दो स्लाइस हम यूज करते हैं और उन दोनों स्लाइस के बीच में कुछ ना कुछ तो हम मसाला भरने वाले हैं। ओके, तो ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। यहां पे जो आपके ब्रेड के स्लाइस होते हैं, दीज ब्रेड स्लाइसेस आर नथिंग बट द लिपिड लेयर। ये जो ब्रेड के स्लाइस है ये दोनों लिपिड के लेयर होते हैं, मतलब लिपिड के यहां पे दो लेयर प्रेजेंट है और दोनों ब्रेड के स्लाइस के बीच में जो मसाला मैं बात कर रहा हूं, ओके, वो होते हैं आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये अंदर के साइड में मैं जो शो कर रहा हूं, these are proteins। Remember well, the proteins found in the cell membrane are globular। इसमें भी प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये भी बायोमोलिक्यूल में डिटेल में होने वाला है। फिलहाल राउंड, रफली स्पेरिकल शेप या राउंडेड शेप का प्रोटीन होता है, ऐसे प्रोटीन को हम ग्लोबुलर बोलते हैं। तो इस चीज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि द प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर ऑफ विच टाइप? दे आर ऑफ ग्लोबुलर टाइप। ग्लोबुलर टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर का मतलब लिपिड के दो लेयर्स है, इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। दोनों के बीच में जब कोई लेयर होता है या अंदर होता है तो इसको हम वर्ड यूज करते हैं एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब ऐसी चीज दो चीजों के बीच में प्रेजेंट है, उसको हम एम्बेडेड बोल सकते हैं। तो मैंने बोला कि ऊपर के साइड में लिपिड का एक लेयर है, नीचे के साइड में भी एक लिपिड का लेयर है और इन दोनों के बीच में प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड होते हैं। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। नाउ इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो लिपिड होता है एक्चुअली इट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब यहां पे लिपिड जो है हमको पता है इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आपका लिपिड जो है वो फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से बना है, उसके साथ में फॉस्फोरस भी है, दैट्स व्हाई द नेम इज फॉस्फोलिपिड। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, द लिपिड टाइप प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, इट इज ऑफ फॉस्फोलिपिड। सो यहां पे बहुत सारे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसको मैं और थोड़ा सा डिटेल में ड्रॉ कर दूंगा। ओके, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, अभी मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स। ओके, ये ऊपर के साइड में मुझे दिख रहे हैं और ये नीचे के साइड के आपके फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। फिलहाल जो मैंने ड्रॉ किया है ये उसका हेड है और ये होते हैं टेल्स। ओके, तो दिस इज द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इन द बाइलेयर, सिंपल। तो ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, दो पार्ट से बना है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हमको बोलना है हेड और नीचे आपको दिख रहे हैं टेल। सो इन ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल देयर इज वन राउंडेड हेड, सिंगल एक ही होता है, एंड देयर आर टू टेल्स, दो टेल्स होते हैं। ओके, नाउ इफ यू कंसीडर द सरफेस, अगर आप इसने ऐसे सरफेस कंसीडर किया है, द टेल्स आर ऑलवेज एट द राइट एंगल टू द सरफेस। ओरिएंटेशन जो है वो पता होना चाहिए। तो आपकी जो टेल होती है वो लिपिड के बायलेयर के सरफेस को हमेशा राइट एंगल में होती है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ओके, देन ये जो आपका हेड है दिस इज हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो आपकी टेल है दिस इज हाइड्रोफोबिक। इसका नेचर हाइड्रोफोबिक है। दोनों का मीनिंग एकदम सिंपल है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक या फिर फिलिया का मतलब होता है अट्रैक्शन। मतलब जहां पे भी ये वर्ड आएगा फिलिक या फिर फिलिया, इसका मीनिंग हमेशा अट्रैक्शन होने वाला है। यहां पे हाइड्रो का मतलब है वाटर
फोबिक, द मीनिंग ऑफ फोबिया इज फियर। फोबिया का मतलब होता है फियर। ओके, तो ये जो हेड है इसको वाटर का अट्रैक्शन है ऐसा हम बोल सकते हैं, तो ये हाइड्रोफिलिक है। और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। ओके, वाटर को रिपेल करती है। ओके, तो ये जो मटेरियल्स की मूवमेंट होती है, दिस डिपेंड्स ऑन दिस हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर्स। ये एग्जैक्टली कैसा होता है वो भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, लेकिन फिलहाल ये कंपोजिशन हमको पता होना चाहिए कि हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ओके, नाउ इफ यू सी द थिकनेस ऑफ दिस लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर का अगर हम थिकनेस देखते हैं तो इट इज 45 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, एंड फाइनली अंदर के साइड में ये जो आपकी प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ओके, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। एक और टाइप होता है एडिशनल, वो भी बताऊंगा, लेकिन मेनली दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे हम इसको। बहुत सिंपल है। ये जो बाहर के साइड में आपको कुछ प्रोटीन्स दिख रहे हैं, इनको हम नाम देंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन्स। The proteins which are loosely held by the phospholipid bilayer, phospholipid bilayer ने इनको loosely पकड़ के रखा हुआ है, इसको मैं बहुत easily remove कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो इसको आपको बोलना है एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स। और अंदर के साइड में कुछ प्रोटीन्स हैं। अभी ये जो प्रोटीन्स हैं ये फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर ने उनको टाइटली होल्ड करके रखा है। तो जो टाइटली होल्ड करके रखे हुए प्रोटीन्स हैं, दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो ये दो टाइप हो गए, बहुत सिंपल है। द प्रोटीन्स व्हिच आर लूजली हेल्ड बाय द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दे कैन बी वेरी इजीली रिमूव्ड, देन दे कैन बी कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स। और कुछ प्रोटीन्स अंदर के साइड में दोनों लेयर्स ने एकदम टाइटली होल्ड करके रखे हैं, उनको रिमूव करना डिफिकल्ट है, ऐसे प्रोटीन को आपको बोलना है इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स। ओके, एक और टाइप, कुछ प्रोटीन्स होते हैं they run across the entire thickness of phospholipid matrix। ये phospholipid का मैट्रिक्स है ऐसे बोल सकते हैं हम। ओके, और एंटायर थिकनेस के अलोंग ये रन कर रहा है। मतलब मान लो कि ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है और अंदर प्रोटीन्स है, लेकिन अगर मैं इनको ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे अंदर के प्रोटीन्स नहीं दिखने वाले, लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे प्रेजेंट है, तो ये सीधा आपको सरफेस के दिखेंगे। मतलब जो आपका लिपिड लेयर का सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये विजिबल होते हैं। एक सरफेस पे दिख सकते हैं, दोनों सरफेस पे भी विजिबल हो सकते हैं। सो ये जो इतने बड़े प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज टनल प्रोटीन्स। इनको हम टनल प्रोटीन्स ऐसा भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका रफली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हमने बात किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वापस एक बार रिपीट करता हूं, स्लोली हम जाने वाले हैं। ओके, बिल्कुल भी मतलब हरी करने की या फिर ज्यादा फास्ट जाने की जरूरत नहीं है। ओके, आराम से हम समझने वाले टॉपिक्स को। तो सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। बाद में हमने बताया कि इसका नेचर जो है या तो सिलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल हो सकता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है केमिकली लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है, केमिकली मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स। ओके, नाउ स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स है, लेकिन मैंने बोला कि हमने डिस्क्राइब किया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। एंड अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, यहां पे लिपिड्स और प्रोटीन्स का अरेंजमेंट सैंडविच की तरह होता है। यहां पे होता है फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, मतलब दो लेयर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के, इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। दोनों के बीच में आपके प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। हर फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है दो पार्ट से बना होता है, हेड जो हाइड्रोफिलिक होता है एंड देयर आर टू टेल्स जो हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये भी हमने बताया सरफेस को टेल हमेशा राइट एंगल पे ओरिएंटेड होती है। ओके, और हेड इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड द टेल्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड इनवर्ड। मतलब ऐसा भी कभी नहीं होगा कि ये आपका हेड है और ये टेल है, ये हेड है और ये टेल है, ऐसा नहीं होने वाला। हेड हमेशा बाहर की तरफ होता है, टेल्स हमेशा अंदर की तरफ ही होते हैं। So head is always directed outward and the tails are always directed inward at right angle to the surface. Okay, and इसका जो thickness होता है मैंने बताया वो होता है 45 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एंड फाइनली अंदर के साइड में जो प्रोटीन्स होते हैं मैंने बोला वो ग्लोबुलर टाइप के प्रोटीन्स हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं रफली, और उनको हमने मोस्टली दो टाइप्स में डिवाइड किया था। एक और एडिशनल टाइप हमने देखा। तो जो दो मेन टाइप्स है, एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स which are loosely held by the phospholipid bilayer, उनको रिमूव करना बहुत इजी है। और दूसरा होता है आपका इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स which are tightly held by the phospholipid bilayer, इनको रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है।
और कुछ प्रोटीन्स मैंने बोले दे रन अक्रॉस द एंटायर थिकनेस ऑफ फॉस्फोलिपिड मैट्रिक्स एंड दे आर डायरेक्टली विजिबल फ्रॉम द सरफेस, आइदर वन और बोथ द सरफेसेस, दोनों सरफेस से या फिर एक ही सरफेस से विजिबल हो सकते हैं. सो दीज काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड टनल प्रोटीन्स एंड दिस इज योर फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ विल गो फॉर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अभी इसके फंक्शंस को भी समझ लेते हैं. नंबर ऑफ फंक्शंस इट हैज टू परफॉर्म. बहुत सारे फंक्शंस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करने वाला है. उसमें सबसे पहला फंक्शन हम बोल सकते हैं इट विल गिव और इंपार्ट अ डेफिनाइट शेप टू द सेल. जैसे अगर हम बात करें कि प्लांट सेल का जो शेप है वो सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर वो एनिमल सेल है तो वहां पे तो सेल वॉल नहीं है, तो एनिमल सेल में जो शेप होगा इट विल डिपेंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसलिए मैंने लिखा दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, इट इज गोइंग टू इंपार्ट अ डेफिनाइट शेप टू द सेल. दूसरा फंक्शन इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज. आपके सेल को ये प्रोटेक्ट करेगा मैकेनिकल इंजुरी से. सो प्रोटेक्शन इज द सेकंड फंक्शन. दूसरा जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन होगा. ओके. थर्ड फंक्शन इट कंट्रोल्स सेल्यूलर परमिएबिलिटी. मतलब कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा, जाने देना है, किस मटेरियल को अलाउ करना है सेल से बाहर आने के लिए, ये कंट्रोल आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है. तो इस चीज को मैं बोल रहा हूं सेल्यूलर परमिएबिलिटी. ओके. देन द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, ओके, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन. मतलब मान लो कि मेरे पास ये एक सेल है, कौन से मटेरियल को अंदर आने देना है, कौन से मटेरियल को बाहर जाने देना है, ये डिसाइड करने वाला आपका सेल मेम्ब्रेन है. ओके. तो ये हो गई सेल्यूलर परमिएबिलिटी. अगर इस सेल को किसी चीज को वापस सेल के अंदर लेना है तो ये हो गया रीएब्जॉर्प्शन. अगर आपके सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल्स बन रहे हैं और सेल उसको बाहर डाल रही है तो ये हो गया आपका एक्सक्रीशन. या फिर इस सेल में कुछ सब्सटेंसेस बने हैं, मान लो कि सेल में शायद बन गया एंजाइम, तो एंजाइम को बाहर डालना है तो ये हो गया सिक्रीशन. या फिर हार्मोन बन रहा है तो उसको अगर बाहर डाला जा रहा है, सेल के बाहर भेजा जा रहा है, तो ये सिक्रीशन हो गया. सिंपल. तो ऑल दिस थिंग्स आर रेगुलेटेड बाय सेल मेम्ब्रेन. सेल्यूलर परमिएबिलिटी, रीएब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एज वेल एज सिक्रीशन. ओके. अगला फंक्शन आप ये ऐसा बता सकते हो, ओके, कि ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. मतलब हमको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था सेल का, तो सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हमने शो किए थे. जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज होते हैं, या फिर आपके लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं, ओके, वैक्यूल होता है. तो ये अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स है, और इन सेल ऑर्गेनेल्स का जो फॉर्मेशन है दिस इज डन बाय योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. तो एक सिंपल सा चीज, मान लो कि ये मेरा सेल है और सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी खुद की एक आउटर कवरिंग दिख रही है. मान लो कि यहां पे क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट को भी एक खुद का आउटर कवरिंग है. यहां पे वैक्यूल है, तो वैक्यूल इज आल्सो कवर्ड बाय वन कवरिंग. एंड आई एम टेलिंग यू ऑल दीज आर फॉर्म बाय सेल मेम्ब्रेन. ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन बना रहा है. ओके. तो ये जो आउटर बाउंड्रीज है दे आर आल्सो मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स. तो एक सिंपल सा चीज हम एक कंसेप्ट यहां पे लर्न कर सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी जो आउटर बाउंड्रीज होती है या फिर आउटर कवरिंग्स होते हैं वो भी जनरली लिपोप्रोटीन से ही बने होते हैं. ये रिलेशन सीधा ऐसा है बिकॉज दे आर फॉर्म बाय सेल मेम्ब्रेन. वो सेल मेम्ब्रेन से बने और सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है वो लिपोप्रोटीन से है. तो इसके अंदर भी आपको जनरली लिपिड्स और प्रोटीन्स ही मिलने वाले हैं. ओके. देन अगला जो पॉइंट है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सर ये लिपिड के लेयर होते हैं और अंदर प्रोटीन्स होते हैं. तो ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ओके, दे एक्ट एज एंजाइम्स फॉर वेरियस सेल्यूलर रिएक्शंस. आपके सेल के अंदर कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ तो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके बॉडी का एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो एंजाइम के बिना कंप्लीट हो सकता है. ये जो एंजाइम्स होते हैं दे आर एक्चुअली बायोकैटलिस्ट. हमने कैटलिस्ट को शायद पढ़ के रखा हुआ है. अगर मैं पूछता हूं कि कैटलिस्ट क्या होता है तो आप इजीली मुझे आंसर दे देंगे कि सर ये ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है विदाउट गेटिंग यूज देमसेल्फ. मतलब ये खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रिएक्शन के स्पीड को सिर्फ ये बढ़ा देंगे और जैसे रिएक्शन खत्म हो जाएगा वो वहां से सेपरेट हो जाएंगे एंड रिमेन्स अनचेंज. उसमें कोई चेंज भी नहीं होता है. तो सेम एंड सेम कैटलिस्ट हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं. तो आपके सेल में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने फूड खाया और उस फूड का डाइजेशन हो रहा है
तो आपके फूड में अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो इस स्टार्च को पहले तो कन्वर्ट कर दिया जाता है माल्टोज में, ओके, और फिर ये माल्टोज आगे कन्वर्ट होने वाला है ग्लूकोज में। तो मुझे स्टार्च को अगर माल्टोज में कन्वर्ट करना है, केमिकल रिएक्शन से होने वाला है, डेफिनेटली बॉन्ड ब्रेक करने हैं मुझे, ओके, तो इसके लिए जो एंजाइम लगेगा वो होगा अमाइलेज, ओके। बाद में माल्टोज को मुझे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, आई नीड वन एंजाइम कॉल्ड माल्टेज। हर रिएक्शन जो है वो एंजाइम के कंट्रोल में है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स है सारे, ओके, सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो केमिकली प्रोटीन्स होते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि आपके सेल में अगर कोई रिएक्शन चल रहा है तो उसके लिए मुझे एंजाइम की जरूरत पड़ने वाली है, और वो एंजाइम जो है वो एक्चुअली आपके ये सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स ही होते हैं। वही प्रोटीन्स उस सेल में एंजाइम का काम भी करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन, ओके। उसके बाद अगला पॉइंट हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ यू कंसिडर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, ओके, तो यहां पे सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। शायद आपने ये सुना होगा, मैंने बताया था सीडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया या पोडा का मतलब होता है फीट और लेग। सो दीज आर द फॉल्स लेग्स। आपने अमीबा के मूवमेंट को शायद देखा होगा, इसको तो कोई शेप होता नहीं है, लेकिन अगर इस अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है तो ये सीधा क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड कर देगा। यहां से भी शायद उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो जाएगा, और इस साइड से ये कॉन्ट्रैक्ट होके यहां पे आ जाएगा, सिंपल। तो यहां से उसकी मूवमेंट यहां पे हो गई, और उस मूवमेंट के लिए ये जो एक्सटेंशन बने थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। और ये जो एक्सटेंशन मैंने शो किए थे, इन एक्सटेंशन को हम बोलते हैं सीडोपोडिया। थोड़ी देर के बाद शायद यही एक्सटेंशन इस साइड में भी बन सकते हैं, ओके। मतलब ये ट्रू लेग्स नहीं है, ओके, लेकिन ये लेग्स की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा हम कंसीडर करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सीडोपोडिया, ओके। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, ये जो सीडोपोडिया का फॉर्मेशन है, दिस इज आल्सो विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये भी सेल मेम्ब्रेन के मदद से ही हो रहा है, ओके। अगला फंक्शन देख लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन intake of molecules into the cell, or it allows only specific substances to enter in and go out of the cell, okay, and this may be either by active or passive process। सेल के अंदर कोई मटेरियल आने वाला है या फिर सेल के बाहर कुछ मटेरियल जाने वाला है। मैं बोल रहा हूं कि कौन सा अंदर आएगा कौन सा जाएगा, ये डिसाइड करने वाला सेल मेम्ब्रेन है, वही अलाउ करेगा उनको, वो अलाउ नहीं करता तो वो अंदर नहीं आ सकते हैं, ओके। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं, ये जो मटेरियल अंदर आ रहा है ये या तो एक्टिव प्रोसेस से आ सकता है या पैसिव प्रोसेस से आ सकता है। तो ये जो दो वर्ड्स है ये भी आपको आपके थ्रू आउट बायोलॉजी में बहुत बार आएंगे। कुछ प्रोसेस आपको बताई जाएगी एक्टिव प्रोसेस है, आपको बताया जाएगा कि ये प्रोसेस पैसिव प्रोसेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एक्टिव प्रोसेस क्या होता है और पैसिव प्रोसेस क्या होता है। तो सिंपल सा मीनिंग है यहां पे, अगर मान लो कि ये एक सेल है और सेल के बाहर प्रेजेंट है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो शायद आपने ये सुना होगा, द मॉलिक्यूल्स हैव द टेंडेंसी और द सब्सटेंसेस मे हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दिस कैन बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन, इसको हम डिफ्यूजन बोल सकते हैं, ओके। तो नेचुरली ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाएगा, इसके लिए मुझे किसी भी तरह का एनर्जी नहीं लगेगा। अगर एनर्जी की जरूरत नहीं है तो ये प्रोसेस पैसिव होती है। पैसिव प्रोसेस में ध्यान रखना है, वी नॉट नीड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं है, एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाहर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर वो ज्यादा है, लेकिन फिर भी सेल को ग्लूकोज चाहिए, ये ग्लूकोज अंदर ही लेना है सेल को, उसको एब्जॉर्ब करना है। तो अभी ये तो डिफ्यूजन से होने से रहा, होने वाला नहीं है। तो अभी इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए सेल हैज टू यूज सम एनर्जी, सेल को कुछ एनर्जी यूज करनी पड़ेगी और उसको यूज करके वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब एनर्जी का इस्तेमाल करके हो रहा है तो ये प्रोसेस होती है एक्टिव। तो फिलहाल तो एकदम सिंपल सा और बेसिक डिफरेंस है, अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी इंवॉल्व है तो वो एक्टिव प्रोसेस है, और अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी इंवॉल्व नहीं है तो डेफिनेटली वो पैसिव प्रोसेस है, ओके। एक और चीज अमीबा के अंदर ही ले लेते हैं कि मान लो कि यहां पे कोई फूड सब्सटेंस है, तो इसको ये अमीबा जो है ये एंगल्फ करने की कोशिश करने वाला है बाय वन प्रोसेस,
एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। आई कैन से इनटेक ऑफ फूड एंड वाटर, फूड का और वाटर का जो इनटेक होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, इसको हम एंडोसाइटोसिस बोल रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो डन बाय सेल मेम्ब्रेन। ये काम भी आपका सेल मेम्ब्रेन ही करता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन आल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। शायद आप टिश्यूज का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ओके, आदित्य सर आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं कि एग्जैक्टली टिश्यूज कैसे काम करते हैं। ओके, टिश्यूज का मतलब टाइप्स क्या है, उनके रोल क्या है, वो डिटेल में आपका चल रहा है ऑलरेडी। ओके, लेकिन उसका जो ओरिजिन है, मतलब टिश्यूज का जो फॉर्मेशन होता है सेल्स के थ्रू, ओके, वहां पे आपके सेल मेम्ब्रेन का रोल होता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन, ये हमको पता होने चाहिए। वापस एक बार शॉर्टकट में बोलता हूं। सबसे पहला फंक्शन मैंने बोला, इट विल इंपार्ट अ डेफिनाइट शेप टू द सेल। सेल को एक शेप देना है। दूसरा, इट विल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज। बाद में इट कंट्रोल्स सेल्यूलर परमिएबिलिटी, रीएब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। ये सारी चीजें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंट्रोल में है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब सेल के अंदर जो भी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडीज हैं, ये सारे बनाने का काम जो है वो आपका सेल मेम्ब्रेन ही कर रहा है। ओके, सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं, दे विल एक्ट एज एंजाइम्स फॉर डिफरेंट रिएक्शंस व्हिच आर ऑकरिंग इन दैट सेल। ओके, बाद में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सीरोपोडिया। It allows intake of specific materials, okay, either by active or passive process. बाद में it helps in intake of food and water by the process of endocytosis. It may also play a role in the formation of tissues. Okay, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देख लेते हैं। ओके, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या कर रहा है? It will separate the cell from its external environment. उसका जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उससे सेल को वो सेपरेट कर रहा है, और इसकी वजह से इट विल मेंटेन इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल। सेल को उसका जो एग्जिस्टेंस है वो मिल रहा है। ओके, अगर हम सेल मेम्ब्रेन को हटा देते हैं तो ये सारे मटेरियल्स एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएंगे और उसको कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। मतलब सेल का जो एग्जिस्टेंस है, आपका सेल की जो इंडिविजुअलिटी हम बात कर रहे हैं, उसको मेंटेन रखने का काम भी आपका सेल मेम्ब्रेन ही करता है। ओके, तो ये हो गया इन डिटेल रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। तो दूसरा पार्ट हमने कवर कर लिया है डिटेल में। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको एक 5-10 मिनट में खत्म करते हैं। ओके, तो अभी अगला जो पार्ट है आपके सेल के अंदर, दैट विल बी साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म होने वाला है। ओके, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है इसको भी पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में इसको डिस्क्राइब किया था। तो मान लो कि ये आपका एक सेल में कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे ये सेल मेम्ब्रेन है आपका। ओके, अंदर के साइड में सेल के यू कैन गेट one transparent, then after semi solid and jelly like material. सेमी सॉलिड का मतलब भी मैंने बताया था, पूरी तरह सॉलिड भी नहीं है, पूरी तरह लिक्विड भी नहीं है। ऐसे चीज को या ऐसे मटेरियल को हम सेमी सॉलिड बोलते हैं, जेली की तरह दिखने वाला मटेरियल है। दिस कैन बी कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड साइटोसोल। बहुत सारे नाम हैं, साइटोसोल बोल सकते हो, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, या फिर एक और चीज हम बता सकते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? तो अंदर के सारी चीजों को एक साथ होल्ड करता है। मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में भी बताया था कि मान लो कि अगर कोई दीवार का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जो ईंटें लगाई जाती है, ब्रिक्स लगाए जाते हैं। ओके, तो सीधे ब्रिक्स नहीं लगाएंगे हम, ब्रिक्स के बीच में सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है जो इन ब्रिक्स को एक साथ जोड़ के रखने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। उस दीवार में आपका ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो सीमेंट और सैंड है, यहां पे जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म है। ओके, तो ये साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली मेड अप ऑफ वाटर, 90% तो इसके अंदर वाटर ही है। अलॉन्ग विद दैट इट हैज अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, ऑर्गेनिक मतलब उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन एब्सेंट है। तो इन सारे सब्सटेंस के मिक्सचर से ये बना होता है। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें क्या क्या हो सकता है? तो ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स। इट में कंटेन्स विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, शुगर। ओके, उसके बाद कुछ वेस्ट मटेरियल्स, ऑल दिस थिंग्स कैन बी फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये सारी चीजें आपको साइटोप्लाज्म में मिल सकती है। ओके, और ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इट शोज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। दिस कैन बी कॉल्ड एज साइक्लोसिस। ये मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में भी एक्सप्लेन किया था।
वापस एक बार बताता हूं, साइटोप्लाज्म जो है ये मूवेबल होता है, स्टेशनरी नहीं है, ये मूव करते रहता है अंदर। ओके, ये जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और फिर साइक्लोसिस। दिस हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द सेल। मतलब कोई मटेरियल यहां से अगर यहां पे ट्रांसपोर्ट करना है तो वो साइक्लोसिस की मदद से होता है। मतलब जो इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट है, इंट्रा का मतलब इनसाइड, सेल्युलर का मतलब सेल, तो सेल के अंदर ही अंदर जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होने वाला है, उस ट्रांसपोर्ट के लिए ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, जिसको मैं बोल रहा हूं साइक्लोसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, विच इज कंप्लीटली एब्सेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब जो बैक्टीरियल सेल आपने पढ़ा है वहां पे ये चीज नहीं मिलती है, ये आपको सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मिलेगी। एंड फाइनली इट कंटेन्स नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि मान लो कि अंदर आपको ईआर मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब उनको खुद की एक बाउंड्री है। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, बाद में गोल्गी बॉडीज होंगे, ओके, मे बी एनिमल सेल होगा तो लाइसोसोम्स हो सकता है, वैक्यूल हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, ओके, क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है। सो ये सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, दे आर फाउंड और प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये सारी चीजें आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ओके, इन सबको हमको डिटेल में पढ़ना है कि एग्जैक्टली ईआर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके टाइप्स कौन से हैं, उसके फंक्शंस क्या है। ओके, विल आल्सो डील विद लाइसोसोम्स, वैक्यूल, हर चीज को हम डिटेल में लेने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आज का जो हमारा लेक्चर था वहां पे हमने 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर किया। पहला जो कंसेप्ट था वो था आपका सेल वॉल, दूसरा जो कंसेप्ट था आपका वो था सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो लास्ट कंसेप्ट हमने अभी कवर किया है दैट इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म। ओके, तो इसको एक बार प्रॉपर्ली आपको थरोली रिवाइज करना है। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम इन पार्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे जो चीजें एक्सप्लेन करनी है, ओके, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक हमको फील हो रहा है कि कम्युनिकेशन गैप आपके और हमारे बीच में है। मतलब मैं अभी तो आपका चैट बॉक्स नहीं पढ़ रहा हूं, आपके साथ मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि उस इंटरेक्शन के लिए या फिर अभी इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर कुछ टॉपिक जो है उसको आपको लग रहा है कि सर और थोड़ा सा ज्यादा बताओ, समझ में नहीं आ रहा है, ये तो हमने पढ़ा था, ओके, इसके बारे में कुछ बता दो और, ओके, तो वो सारी चीजें जो है वो आप व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ओके, तो ये एक छोटा सा सेशन था आज का, इसको यहां पे खत्म करते हैं। प्रॉपरली आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, अगला पार्ट जो है वो अगले लेक्चर में लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।